उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और वहीं आपको बता दें, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार करेंगे और रविवार को उनका कुमाऊं क्षेत्र का पहला दौरा भी है। और इससे पहले वो 2 बार देहरादून आ चुके हैं और युवाओं को साधने के लिए रोजगार के मुद्दे पर नया ऐलान कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें, केजरीवाल के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। अभी तक 2 महीने में देहरादून का 2 बार केजरीवाल दौरा कर चुके हैं और उनका तीसरा दौरा रविवार को कुमाऊं का है। और हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद केजरीवाल बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार करेंगे और साथ ही रोजगार को लेकर नया ऐलान कर उत्तराखंड का सियासी माहौल गरमा सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड में रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है और इसे देखते हुए 2022 के चुनाव के लिए केजरीवाल युवाओं को साधने में पीछे नहीं रहेंगे। और इससे पहले उन्होंने देहरादून दौरे पर हर परिवार को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर बीजेपी और कांग्रेस को सियासी झटका दिया था। और वहीं पिछले महीने उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के साथ कर्नल अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। वहीं देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सीजीआई एनवी रमना का बड़ा बयान सामने आया। और वहीं न्याय व्यवस्था में इंसाफ मिलने में देरी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने हमारी न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर ध्यान खींचे की कोशिश की है। और वहीं उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और इसका भारतीयकरण करने की जरूरत है। और आम लोगों की इससे परेशानियों को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमना ने हमारी न्यायिक व्यवस्था के भारतीयकरण करने पर जोर दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अभी भी गुलामी के दौर की न्याय व्यवस्था कायम है और यह हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। और वहीं जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में आम लोगों को इंसाफ पाने में कई अड़चनें आती हैं और हमारी अदालतों की कार्यप्रणाली भारत की जटिलता के साथ मेल नहीं खाती और मौजूदा व्यवस्था औपनिवेशिक काल की है और यह हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। और हमें हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने की ज़रूरत है और ज़रूरत है कि हम समाज की वास्तविकता को स्वीकार करें और न्याय व्यवस्था को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालें। और वहीं सीजीआई रमना ने अपनी चर्चा में गांव के एक परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते और ऐसे में उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि गांव का कोई परिवार अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कोर्ट में आता है तो वहां तालमेल नहीं बिठा पाता, वो कोर्ट की दलीलें नहीं समझ पाते और जो ज़्यादातर अंग्रेजी में होती हैं और कोर्ट की कार्रवाई इतनी जटिल होती है कि कभी कभी लोग गलत मतलब समझ लेते हैं और उन्हें कोर्ट की कार्रवाई समझने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में परिवर्तन के लिए हरिद्वार में पार्टी के दूसरे चरण की यात्रा का आगाज करने की तैयारी में थे, लेकिन पंजाब कांग्रेस की गुटबंदी ने ऐसा पेच फंसाया कि रावत को हरिद्वार के बजाय चंडीगढ़ का रास्ता पकड़ना पड़ा। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए यात्रा के जरिए वातावरण बनाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस के लिए पंजाब से खबर आई कि वहां परिवर्तन हो गया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खिसक गई। और वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत अब नए नेतृत्व की मातापच्ची से जूझ रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस ने राज्य में परिवर्तन यात्रा का शुरू की है और इसमें वो राज्य की जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील कर रहे हैं। और यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण की यात्रा के पहले दिन ही हरिद्वार में खास प्रभुत्व रखने वाले पूर्व सीएम
और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पंजाब में उपजे सियासी संकट के कारण इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए और पूर्व सीएम हरीश रावत को भले ही पंजाब कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उनका दिल उत्तराखंड के लिए ही धड़कता है और यही वजह है कि वो पिछले दिनों पंजाब का प्रभार छोड़ने की बात कह चुके हैं और अपने इस निर्णय से उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अवगत करा दिया था, लेकिन उन्हें पंजाब का मसला सुलझाने तक पद पर बने रहने के निर्देश मिले हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओसीडी लोकेश शर्मा ने पहले तो पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर एक ट्वीट किया, फिर जब उनके ट्वीट को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश का लेटर सीएम गहलोत के सामने रख दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया था कि इस ट्वीट के बाद आधी रात को लोकेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश वाला पत्र गहलोत को भेज दिया और अपने इस पत्र में लोकेश ने पंजाब के घटनाक्रम पर अपने ट्वीट को लेकर माफी भी मांगी है और लोकेश वहीं ओएसडी है जिनके ऊपर बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत और बाकियों की सीडी बनवाने और मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया था। सीएम गहलोत को भेजे गए लेटर में लोकेश शर्मा ने लिखा, मेरे द्वारा किए गए ट्वीट को राजनीतिक रंग लेते हुए गलत मतलब निकालकर पंजाब के घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है और मैं साल 2010 से ट्विटर पर एक्टिव हूं और मैंने आज तक पार्टी लाइन से अलग कांग्रेस के किसी भी छोटे से बड़े नेता के संबंध में और प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर कभी कोई ऐसा शब्द नहीं लिखे जिसे गलत कहा जा सके। फिर भी आपको लगता है कि मेरे द्वारा जानबूझकर कोई गलती की गई है तो मैं आपसे विशेष अधिकारी पद से इस्तीफा भेज रहा हूं और निर्णय आपको करना है। देश में कोरोना मामले एक दिन में एक बार फिर 30,000 से ज़्यादा बढ़े हैं और हालांकि पिछले दिन कम मामले आए। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया और मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 30,773 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 309 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई और वहीं 38,945 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 8,441 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,33,81,000 लोग संक्रमित हुए और इनमें से 4,44,248 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। और वहीं अच्छी बात यह है कि अब तक 3,34,48,000 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है और वहीं आपको बता दें कि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,158 है और वहीं जिनका अभी इलाज चल रहा है। और केरल में शनिवार को संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली और वहीं संक्रमण के 19,352 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या केरल में बढ़कर 44,88,840 हो गई और वहीं 143 मरीजों ने केरल में दम तोड़ दिया और वहीं जिसके बाद केरल में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,439 होगी और वहीं केरल राज्य में शुक्रवार को संक्रमण के 23,260 नए मामले सामने आए थे और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 सितंबर तक देश भर में 80,43,72,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 85.42 लाख टीके लगाए गए और वहीं आईसीएमआर के अनुसार अब तक करीब 55.23 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन 15.59 लाख करोड़ सैंपल टेस्ट किए गए जिनका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। मुजफ्फरनगर में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले गांव सिसोली में हुई एक मासिक पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने 5 सितंबर की किसान महापंचायत का व्याख्यान करते हुए जमकर किसानों की प्रशंसा की और वहीं खाप चौधरी नरेश टिकैत ने एक बार फिर तालिबानी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है यहाँ, लेकिन हम कोई रोक टोक नहीं कर रहे
और हमारे पास पंजाब और हरियाणा से कितना दबाव आ रहा है, क्या करना है, लेकिन हम कुछ नहीं करना चाहते। हमारी चुप्पी को ये हमारी कमज़ोरी ना समझे, वरना यहाँ भाजपा के झंडे भी नहीं लगने देंगे। और धमके भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि ये बात कान खोल कर सुन लो, इनके साथ 10 आदमी और हमारे साथ 10,000 आदमी है। देख लो 10,000 आदमी क्या कर सकते हैं। और वहीं नरेश टिकैत ने किसान महापंचायत में किसानों द्वारा लगाए गए लंगर और भंडारों की खूब चर्चा करते हुए कहा कि सभी किसानों ने किसान महापंचायत में तन मन और धन से मेहनत की, जो एक मिसाल है। और वहीं जिला प्रशासन और पुलिस का पंचायत में बहुत सहयोग रहा और इसलिए सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा बहुत जब्बर पार्टी है और किसानों की इसके साथ टक्कर है। और इस असगर सरकार ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और इतनी जबर पार्टी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल लिया। और हमारे कुछ जयचंद भाई इसे इतना मान रहे हैं कि क्या हो गया, वो पानी में रहकर मगर से बैर, और वो इसे हमारी कमज़ोरी न माने। और 10 दिन से अगर किसी पर जिम्मेदारी आएगी तो वो ये ना समझे कि बहुत बड़ी उपाधि मिल गई है। हम तो सबको घोड़े की सवारी कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो जयचंद गधे की सवारी भी नहीं करना चाहते। उनकी किस्मत है और आप लोग बहादुर हो, मरोगे तो बहादुरी से ही मरोगे। और ये सरकार आपको धरती में मिलाना चाहती है। जो बीजेपी पहले थी वो नहीं है, तब पहले इसमें अच्छे आदमी हुआ करते थे। और वहीं अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। और वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में शनिवार को शुरू हुई बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। और इस दौरान पिछड़े वर्ग से जुड़े जन कल्याणकारी नियम कायदे लागू करने का मंथन होगा। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को शुरू हो गई और इसमें पिछड़े और ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करने और उनके कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करने पर विचार विमर्श होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत सारे नियम और कानून जो पहले से बने थे, मंडल आयोग के समय कई हाईकोर्ट के निर्देश थे, 29 वर्ष 35 वर्ष से लागू नहीं हो रहे थे। और वहीं मोदी सरकार आने के बाद उनको लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जब पिछड़े हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इतनी योजनाएं मोदी सरकार में क्रियान्वित हुई है। अगर आज़ादी के बाद अन्य किसी सरकार ने भी की होती तो आज ये हालत नहीं होती। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़ा रहे। और सपा बसपा की बात क्या करना है, एक वंश एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की प्रकाश पार की और पूरे राज्य को लूटा। एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता कर सके और गुंडागर्दी को समाप्त कर सके और गरीबों की खुशहाली कर सके। और वहीं उत्तराखंड शहर में बढ़ती नशाखोरी, चोरी की घटनाएं, बेतरतीब खड़े वाहनों से लगता जाम और बिना सत्यापन के शहर में कारोबार कर रहे बाहरी लोगों का मुद्दा गरमाने लगा है। एसएसपी ने शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित थाना दिवस में सीओ को 1 सप्ताह तक सत्यापन अभियान चलाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। और वहीं एसएसपी ने सीईओ से कहा कि अनाधिकृत पर्यटन गाइडों और टैक्सी चालकों की पहचान के लिए 1 हफ्ते में टैक्सी और पर्यटन गाइडों का सत्यापन करें और रिपोर्ट दें। और उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि महिला सुरक्षा को लेकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मी तैनात करें और नशे की रोकथाम को एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएं। अनाधिकृत रूप से पार्क और संचालित वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें
और बैठक में एसएसपी ने साइबर क्राइम से बचाव और नशे की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। और वहीं बताया कि थानों में सीनियर सिटीजन सेल, अल्पसंख्यक सेल स्थापित किया जाएगा और यातायात नियंत्रण के लिए ट्रैफिक आई और जन शिकायतों के लिए पब्लिक आई और महिला अपराधों की जानकारी देने के लिए गोरा शक्ति आई ऐप का उपयोग करने की अपील की गई है। पटना में एक जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला करवाने के मामले में जनता दल यूनाइटेड के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर राजीव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी खुशबू के साथ मिलकर 26 वर्षीय जिम ट्रेनर विक्रम सिंह की हत्या कराने के इरादे से उन पर हमला करवाया और जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला कराने के मामले में डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी खुशबू के खिलाफ मुकदमा कुआं थाने में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। और वहीं घटना शनिवार सुबह तकरीबन 6 बजे की, जब कदम कुआं के बुद्ध मूर्ति इलाके के पास विक्रम स्कूटी पर बैठकर पटना मार्केट में स्थित अपने जिम सेंटर जा रहे थे और इसी दौरान मौके पर पहले से घात लगाकर अज्ञात अपराधी मौजूद थे, जिन्होंने विक्रम पर 5 गोलियां दाग दी और फरार हो गए। और 5 गोलियां लगने के बाद भी विक्रम किसी तरीके से तकरीबन 2.5 किलोमीटर तक अपनी स्कूटी चलाकर पीएमसीएच पहुंचे, जहां पर उनका ऑपरेशन किया गया। और विक्रम सिंह ने इस पूरे मामले में पुलिस को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया, जिसके बाद पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले लिया और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।